हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हैप्पी मांगा टीवी पर आपका स्वागत करता हूं। गाइस, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मो ली जियांग को रोकने की कोशिश करता है और उससे अपनी कल्टीवेशन पिल्स मांगता है, पर ली जियांग उसे साफ मना करते हुए मो को पहचानने से मना कर देता है और ली जियांग सब लोगों को उस पिल का कमाल दिखाने के लिए अपने टीचर प्रोफेसर लिन को वो पिल देता है, जहाँ प्रोफेसर लिन भी मो की इंसल्ट करते हैं और उस पिल को खा लेते हैं। इसलिए मो उन लोगों को उनके हाल पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है और साथ ही वो अपने मन में सोचता है तुम लोगों को इस लापरवाही की अपनी सोच से भी ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी होगी। अब मो फिर से कल्टीवेशन पिल्स बनाने के लिए बाई जोंग के पास मेडिकल हेल्प लेने के लिए आता है, पर वहाँ आते ही यून मो को पकड़ लेती है और उससे कहती है, मास्टर आप यहाँ पर मेरी कार मॉडिफाई करवाने के लिए आए हैं ना। पर मो उसे बताता है कि वो यहाँ पर उसके फादर का ट्रीटमेंट करने के लिए आया है और साथ ही कुछ मेडिकल हेल्प लेने के लिए आया है, इसलिए अब अपन कार का मॉडिफिकेशन बाद में करेंगे, अभी मुझे तुम्हारे फादर से मिलना है। और अंदर बाई जोंग एल्डर ली नाम के एक बूढ़े आदमी के साथ चेस खेल रहे होते हैं। असल में एल्डर ली भी चाइनीज एल्केमी के एक बहुत बड़े मास्टर है। फिर वहाँ यून मो को लेकर आ जाती है और अपने फादर से कहती है, मास्टर यहाँ पर आपका ट्रीटमेंट करने आए हैं और कुछ हेल्प लेने के लिए आए हैं। बाई जोंग भी मो को देखकर कहता है, अगर तुम आने वाले थे तो तुमने मुझे आने से पहले क्यों नहीं बताया। फिर बाई जोंग मो के बारे में एल्डर ली को बताता है, यही वो यंग डॉक्टर है जिसने मेरी गंभीर बीमारी का इलाज किया था। एल्डर ली भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं, पर साथ ही वो अपने मन में सोचते हैं, इस लड़के को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ करने के काबिल है। फिर एल्डर ली मुझसे कहते हैं, मैंने सुना है कि तुमने बाई जोंग का इलाज एक्यूपंक्चर से किया है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें इलाज करता हुआ देखना चाहूंगा। वो उनसे कहता है, जरूर, वैसे भी मैं यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट करने के लिए ही आया हूँ। फिर वो बाई जोंग से उनका जैकेट उतारने का कहता है और फिर अपनी 9 सिल्वर नीडल्स निकालकर अपने फायर मॉक्सिवेशन नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उनका इलाज करता है, जो देखकर एल्डर ली मुझसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और मुझसे कहते हैं, आखिर तुम्हारे मास्टर कौन है। ये सुनकर मुंह अपने मन में सोचता है, ग्रैंडपा ने कहा था कि आउटसाइड वर्ल्ड में हमारे बारे में कभी भी किसी को मत बताना, उस बाहर की दुनिया में हमारे ऐसे कई सारे दुश्मन हैं जो हमारी जान लेना चाहते हैं। इसलिए मुंह एल्डर ली से कहता है, ये सब मैंने खुद से ही सीखा है। ये जानकर एल्डर ली बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो मुझसे आगे कहते हैं, तुम तो सच में एक बहुत बड़े जीनियस हो, तुम तो मुझसे भी ज्यादा काबिल डॉक्टर हो। फिर बाई जोंग एल्डर ली से कहते हैं, मैंने सुना है कि आपका पोता भी एक जीनियस है, उसने रिसेंटली एक रेयर मेडिसिन बनाई है जिससे उसने नेशनल मेडिकल कॉम्पिटिशन जीता है। फिर एल्डर ली कहते हैं, नहीं नहीं, ये तो एक छोटी सी अचीवमेंट है। पर उन लोगों की बातें सुनकर मुंह के कान खड़े हो जाते हैं और वो एल्डर ली से कहता है, क्या ली जियांग आपका पोता है। एल्डर ली कहते हैं, हाँ, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। फिर मुंह एल्डर ली को वार्न करते हुए कहता है, ये उसके लिए एक लास्ट वार्निंग है, ली जियांग से कह देना कि वो मेरे पिल्स वापस कर दे। ये पिल आम इंसानों के लिए नहीं है, अगर किसी आम इंसान ने इस पिल को खा लिया है तो 7 दिनों के अंदर उसका इलाज करना जरूरी है, वरना वो 7 दिनों के भीतर बहुत दर्दनाक मौत मारा जाएगा। जो बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन अगले दिन शाम का होता है, जहाँ पर एल्डर ली के घर ली जियांग अपनी ट्रॉफी लेकर आता है और अपने ग्रैंडपा यानी एल्डर ली से बोलता है, ग्रैंडपा देखिए, मैं इस ट्रॉफी को ले आया हूँ और साथ ही मुझे इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी स्कूल की तरफ से रिसर्च करने के लिए 5 मिलियन युआन भी दिए गए हैं। ये सब सुनकर भी एल्डर ली जरा से भी खुश नहीं होते और ली जियांग से पूछते हैं, क्या सच में वो पिल तुमने बनाई थी। ली जियांग मुस्कुराते हुए कहता है, अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो कौन हो सकता है, ऑफ कोर्स वो पिल मैंने ही बनाई है। फिर एल्डर ली जियांग से पूछते हैं, तो फिर मो कौन है। जो सुनकर ली जियांग थोड़ा सा घबरा जाता है और एल्डर ली से कहता है, मो कौन, मो, मैं किसी मो को नहीं जानता। ये देखकर एल्डर ली सब समझ जाते हैं और ली जियांग से बोलते हैं, मो ने मुझे सब कुछ बता दिया है, ये पिल तुमने उससे चुराई है। पर ली जियांग वहाँ खड़ा ये सब चुपचाप सुनता रहता है। पर फिर ली जियांग अपने कीविल स्माइल के साथ कहता है, अगर मैंने इस पिल को चुराया है तो आखिर मैंने क्या गलत कर दिया। ये सब मैंने आपकी वजह से किया है, जिससे मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट में आपका ऑनर बना रहे और जियान हुआ का ग्रैंडसन का टाइटल मुझे मिल सके। मैंने डिपार्टमेंट में अपना स्टेटस बरकरार रखने के लिए आखिर कितना ज्यादा हार्ड वर्क किया है। पर फिर मैंने एक दूसरे डिपार्टमेंट का लड़का देखा जिसके मुकाबले में मैं कुछ भी नहीं हूँ। आखिर उसी के पास ये मैजिकल एल्केमी की टेक्निक्स क्यों है, आखिर वही क्यों ये मैजिकल पिल्स बना सकता है। वो एक फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का लड़का है, तो गॉड ने उसके ऊपर इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स क्यों की है। ये सब शुरू से ही मेरा होना चाहिए था, ये फेम, ये इज्जत, ये सब शुरू से ही मेरी है और अकेली मेरी, और ये मैं किसी को भी नहीं लेने दूंगा। ये सुनकर एल्डर ली ली जियांग को समझाने की कोशिश करते हैं, ये पिल्स अभी भी मो को लौटा दो, अभी भी इतनी देर नहीं हुई है। ये सुनकर ली जियांग कहता है, क्या पिल लौटा दूं, आपको क्या लगता है लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये स्कूल मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैं ये पिल्स किसी भी हालत में मो को नहीं लौटाने वाला और मो की बकवास बातों से मुझे ट्रैक करने की कोशिश मत करिएगा। जो बोलकर ली जियांग अपने आप को अपने रूम में लॉक कर लेता है और एल्डर ली घबराते हुए अपना सिर पकड़ लेते हैं और सोचते हैं, आखिर ये मैंने क्या कर दिया। ली जियांग ने जिन जिन को भी वो पिल दी होगी वो लोग 7 दिनों में मारे जाएंगे। इन 7 दिनों के अंदर उनका ट्रीटमेंट कैसे भी कर कराना होगा। फिर सीन शिफ्ट होकर टैनफू होटल पर आ जाता है, जहाँ जाओली की बर्थडे पार्टी रखी गई थी, जहाँ सभी दोस्त जाओली को घेर कर खड़े होते हैं और उससे पूछते हैं, इस बार तुमने मो को भी अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया है। पर क्यों। ये सुनकर मो की हंसी उड़ाते हुए कहता है, टैनफू होटल हुआ यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा दूर है, अगर वो यहाँ पर आ भी गया तो फिर क्या वो अपने रूम पर बसते जाएगा। जो बोलकर वो समूह पर काफी ज्यादा हंसते हैं, पर तभी मो अपनी लेम्बो लेकर वहाँ पर आ जाता है। क्यों उसकी कार को देखकर सोचता है, क्या ये क्वांटी की कार नहीं है। जिसके बाद मो उस कार से निकलता है तो जाओली ये देखकर कहती है, मो के पास ये कार क्या कर रही है। फिर क्यों मो की बेइज्जती करने के लिए फिर से बोलता है, अगर तुम सच में ही इतने ज्यादा प्राइडफुल इंसान हो तो तुम्हें अपने रूममेट से कार नहीं लेनी चाहिए, अगर तुम्हें लग्जरी कार चलानी है तो तुम मेरी कार ले सकते हो। ये सुनकर सभी लोग मो के बारे में बातें करने लगते हैं और जाविर अपने मन में सोचती है, कल तो ये बहुत ज्यादा सेल्फ प्राइड वाला इंसान बन रहा था और आज ये अपने दोस्तों से कार मांग कर लाया है। पर वो उन सबको इग्नोर करते हुए जावली के पास जाता है और उसे बर्थडे विश करके उसे गिफ्ट देता है। तो क्यों गुस्से में मुझसे बोलता है, मुझे इग्नोर करना बंद करो। और सामने जावली मुझसे बोलती है, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आओगे, तुम तो अपनी बात के काफी ज्यादा पक्के हो। वो कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं आऊंगा, इसका मतलब मैं जरूर आऊंगा। क्यों मो को जावली से हंसते हुए बातें करते हुए देखकर भी काफी ज्यादा जलता है और कहता है, तुम्हारी जावली के इतने ज्यादा करीब जाकर उससे बात करने की हिम्मत कैसे हुई। ब्रदर
लॉन्गजोन को आने दो, वही अब तुम्हें देखेंगे। फिर कुछ ही देर बाद वहाँ पर लॉन्गजोन पहुंच जाता है तो उसे देखकर एक लड़का कहता है, आखिर ये कौन है, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है। क्यूआंग उसे देखकर कहता है, क्या तुम इसे नहीं जानते, ये जियांजुमन फैमिली का लॉन्गजोन है। ये और जाओली एक साथ ही बचपन में पले बड़े हैं, इसलिए लॉन्गजोन बचपन से ही जाओली को काफी ज्यादा पसंद करता है और दूसरे लोगों से दूर रहे इसलिए इसने इतनी अच्छी बॉडी बनाकर रखी है। क्यूआंग ये देखकर सोचता है, ये तो काफी ज्यादा डरावना लगता है, अब देखो वो तुम्हारी खैर नहीं। फिर क्यूआंग जोर जोर से बोलता है जिसे लॉन्गजोन को भी सुनाई दे। अब अच्छा शो शुरू होने वाला है। वो जाओलिंग के साथ खड़ा हुआ है। ये सुनकर लॉन्गजोन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो को देखते हुए जाओली से पूछता है, आखिर ये लड़का कौन है, और फिर गुस्से में मुझसे बोलता है, आखिर तुम्हारी मेरी जाओली को छेड़ने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम मरना चाहते हो। पर वो लॉन्गजोन को देखकर कहता है, बिग ब्रदर आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। और जाओली भी लॉन्गजोन को देखकर हैरान होती है और कहती है, मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया था। पर लॉन्गजोन जरा सा भी नहीं सुनता और मुंह को मारने के लिए अपना पंच बनाकर आगे बढ़ने लगता है और उससे कहता है, आखिर तुम्हारी मुझे बिग ब्रदर कहने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम मुझे ये कहना चाहते हो, क्या तुम मुझसे यंग और हैंडसम हो और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। जो बोलकर लॉन्गजोन वो को पंच करता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो उसे कहता है, दूसरों की पार्टी में आकर लोगों को परेशान करने वाले लोग मुझे जरा भी पसंद नहीं है। लॉन्गजोन भी इस चीज से काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि मुंह ने लॉन्गजोन का पंच अपने एक ही हाथ से रोक लिया था। लॉन्गजोन अपने मन में सोचता है, ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने मेरा पंच अपने एक ही हाथ से ब्लॉक कर लिया। फिर वो लॉन्गजोन से आगे कहता है, अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो ये सब हम पार्टी की बात कंटिन्यू कर सकते हैं। तभी जाओली लॉन्गजोन पर चिल्लाते हुए कहती है, मैंने तुम्हें मेरी पार्टी में नहीं बुलाया था, अगर तुम यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो तो तुम यहाँ से तुरंत ही जा सकते हो। ये सुनकर लॉन्गजोन शांत हो जाता है और फिर वो सब पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। फिर लॉन्गजोन जाओली का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। फिर वो वहाँ पर एक फेमस फैशन डिजाइनर मिस्टर स्मिथ को लेकर आता है, जिसे देखकर जाओली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उनसे कहती है, आप मेरे आइडल है। फिर मिस्टर स्मिथ जाओली को एक ड्रेस देते हुए कहते हैं, तुम्हें वो पहनना चाहिए जो सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया हो। फिर जाओली उस ड्रेस को पहनकर आ जाती है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर थी, जिसे देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करना बंद कर ही नहीं पा रहे थे। और जाओलिन भी जाओली की तारीफ करती है और वो उस ड्रेस को देखते हुए कहता है, ये कपड़े काफी ज्यादा अच्छे हैं पर इनमें अभी भी हल्की कमियां हैं। तब एक लड़का जाओलिन के पीछे से गुजरता है, जिसका धक्का लगने से जाओलिन के हाथ की रेड वाइन जाओलिन के ड्रेस पर गिर जाती है और वो ड्रेस पूरी तरह से खराब हो जाती है। जाओलिन की देखकर माफी मांगते हुए जाओली से कहती है, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर देना। पर जाओली अपनी ड्रेस खराब हो जाने की वजह से काफी ज्यादा उदास हो जाती है और रोने लगती है। तो लॉन्गजोन मिस्टर स्मिथ से बोलता है, क्या आप इसके लिए एक और ड्रेस बना सकते हैं, मैं उसके लिए पे कर दूंगा, चाहे वो कितनी ही महंगी क्यों ना हो। पर मिस्टर स्मिथ मना करते हुए कहते हैं, मैं एक ही महीने में एक ही ड्रेस बनाता हूँ। तो लॉन्गजोन उन्हें मनाने की कोशिश करता है पर मिस्टर स्मिथ कहते हैं, यही मेरी फैशन डिजाइनिंग के प्रिंसिपल्स हैं, प्लीज इनकी रिस्पेक्ट करो। मैं मानता हूँ ये लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत है पर इसके लिए भी मैं एक दूसरी ड्रेस नहीं बना सकता। अब इस चीज से लॉन्गजोन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जाओलिन पर चिल्लाते हुए कहता है, जाओलिन ये देखो तुमने क्या कर दिया, तुम्हें पता भी है मिस्टर स्मिथ से एक गाउन बनवाने के लिए मुझे आखिर कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जिसे अब तुमने पूरी तरह से खराब कर दिया है। ये सुनकर सभी लोग जाओलिन की बुराई करना चालू कर देते हैं और जाओलिन घबराते हुए जाओली से माफी मांगते हुए कहती है, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मेरा विश्वास करो। क्यूआंग भी वहाँ से दूर जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ये एक बहुत बड़ी बात है इसलिए जाओलिन मुझे माफ कर देना, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। पर तभी मुंह आगे आकर कहता है, ये तो बस एक कपड़े का टुकड़ा है, इसके लिए तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो बोलकर मुंह जाओलिन के कपड़ों पर और भी ज्यादा रेड वाइन गिराने लगता है। तो लॉन्गजोन गुस्से में कहता है, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जाओली लॉन्गजोन को रोकते हुए कहती है, मुंह से कुछ मत कहो, वैसे भी मेरी ड्रेस पूरी तरह से खराब हो गई है इसलिए मैं भी देखना चाहूंगी कि ये आखिर इसमें क्या बना रहा है। पर सभी लोग मुंह को रोकने की कोशिश करते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हें इसे और भी ज्यादा खराब नहीं करनी चाहिए। जाओलिन वैसे भी बहुत ज्यादा रो चुकी है पर मुंह उन लोगों की तरह से भी नहीं सुनता और अपने काम में लगा रहता है। ये देखकर क्यूआन काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि सभी लोग मुंह के बारे में गलत बातें कर रहे थे। मिस्टर स्मिथ भी ये देखकर सोचते हैं, लगता है इस लड़के का दिमाग खराब हो चुका है। तभी मुंह अपना काम खत्म करता है और सभी लोग मुंह का ये आर्ट देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि जाओली पहले से भी काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। मिस्टर स्मिथ भी मुंह की तारीफ करते हुए कहते हैं, ये तो कमाल का आर्ट वर्क है, सच में चाइना का मास्टरपीस। फिर मुंह जाओली से पूछता है, क्या तुम्हें ये पसंद आया। जाओली ब्लश करते हुए कहती है, मैं खुशी के कारण पागल ना हो जाऊं, मुंह तुमने आज मेरा दिन बहुत ज्यादा अच्छा कर दिया है। फिर वो मुंह का शुक्रिया करते हुए कहती है, मैं आज तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा खुश हूँ। पर इस सबसे लॉन्गजोन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में सोचता है, जाओली के चेहरे पर मैंने ये स्माइल कभी नहीं देखी, इसे देखकर ऐसा लगता है कि सच में ये काफी ज्यादा खुश है। फिर मिस्टर स्मिथ मुंह के पास आकर उससे कहते हैं, ग्रैंड मास्टर क्या आप ऐसी एक ड्रेस मेरे लिए भी बना सकते हैं, मैं आपको उसकी मुंह बोली कीमत दूंगा। पर साथ ही वो अपने मन में सोचते हैं, एक बार मैं इस लड़के से उस आर्ट वर्क को खरीद लूं, उसके बाद मैं और मेरी टीम उसे कॉपी कर उससे बहुत सारे पैसे कमाएंगे। पर मुंह मिस्टर स्मिथ को सबक सिखाने के लिए उससे कहता है, ये तो एक इत्तेफाक की बात है पर मैं भी एक महीने में केवल एक ही डिजाइन बनाता हूँ। इस चीज से मिस्टर स्मिथ की काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाती है और सभी लोग उनके बारे में बुरी बुरी बातें करने लगते हैं। फिर जाओलिन मुंह के पास आकर उसका शुक्रिया करती है। मुंह उसे कहता है, तुम आंटी जियांग की लड़की हो इसलिए इस सब की कोई भी जरूरत नहीं है। पर इस सबसे क्यूआंग की काफी ज्यादा जल जाती है और फिर सभी मुंह का टैलेंट देखकर उसे घेरने लगते हैं, जिसमें जाओली और जाओयुन भी उसी भीड़ में शामिल होते हैं। ये देखकर क्यूआंग और लॉन्गजोन दोनों ही काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं, ये अभी खत्म नहीं हुआ, मुंह मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जहाँ उन दोनों के गुस्से के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि मुंह टाइगर बॉक्सिंग जिम के हेड से लड़ने वाला है, इसलिए अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।
हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हैप्पी मांगा टीवी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था, पार्टी में जब यूनियन के हाथ से गलती से जाओली के मिस्टर स्मिथ की दिए हुए कपड़ों पर रेड वाइन गिर जाती है तो सभी जाओलिन पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और जाओली भी रोने लगती है। इसलिए हमारा हीरो मो आगे आता है और जाओली के खराब हो गए कपड़ों पर और भी ज्यादा रेड वाइन गिराकर उस पर अपना आर्ट वर्क दिखाता है, जिससे सभी लोग मुंह से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और मिस्टर स्मिथ भी मुंह से उनके लिए एक डिजाइन बनाने का बोलते हैं, पर मुंह उन्हीं के स्टाइल में उनकी बेइज्जती कर देता है और फिर सभी मुंह का टैलेंट देखकर उसे घेर लेते हैं। ये देखकर लॉन्गजिंग और क्यूआन दोनों ही काफी ज्यादा जल भुन जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं मुंह मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब सीन उसी डॉर्मेट्री रूम का होता है जहाँ वोंग सामू को उसके लिए आया हुआ मेल देता है। असल में ये मेल टाइगर बॉक्सिंग जिम के लीडर हू टियान जाओ का है। मो लेटर के वर्ड्स को देखकर समझ जाता है कि ये हू वाओ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, इसलिए मो अपने मन में सोचता है अभी मेरे पास काफी ज्यादा टाइम है, मेरी कल्टिवेशन पिल्स भी रेडी हो चुकी है, इसलिए पहले मुझे मेरी कल्टिवेशन को इम्प्रूव कर लेना चाहिए। फिर मो कल्टिवेट करने के लिए बैठ जाता है और वही बाहर क्वांटी और वोंग रूम के बाहर बैठकर मो की हंसी उड़ा रहे होते हैं। जहाँ क्वांटी बोलता है मो का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है, गुस्से में उसके चेहरे पर कई सारी झुर्रियां आ जाती है और मुंह का पूरा चेहरा बंदर की बम की तरह लाल हो जाता है। हमें किसी दिन मुंह को बाहर ले जाकर इस बात को लेकर मौके मजे लेने चाहिए। वो भी चमकती हुई आंखों के साथ कहता है मेरे चेहरे पर भी झुर्रियां आने लगी है। वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, तभी मुंह ब्रेक थ्रू करके अपनी आंखें खोलता है तो उसकी रूम से हाई प्रेशर एयर निकलती है, जिससे क्वांटी और वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं खिड़कियां जल्दी से लगा लो। और मुंह अपनी कल्टीवेशन को क्लियर करके कल्टीवेशन के लो लेवल से मीडियम लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। मुंह अपने आप को देखते हुए सोचता है ऐसी ताकत होती है मीडियम लेवल कल्टीवेटर की, अगर ग्रेट लोग यहाँ पर होते तो वो मुझे देखकर मुझ पर काफी ज्यादा गर्व करते हैं। फिर तभी मो का फोन रिंग करता है और मो जाविन से पूछता है इतनी रात को अब तुम्हें क्या चाहिए। जाविन बोलती है शायद तुमने सुना नहीं है पर कुछ लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। मो कहता है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बातें कर रही हो, पर मुझे इस पूरी लॉन्गशिंग सिटी में किसी भी इंसान से डरने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर जाविन फिर से गुस्सा हो जाती है और मुझसे कहती है भाड़ में जाओ, मुझे लगा कि तुम्हें बता देना चाहिए इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया, वरना मुझे किसी की काम में टांग अड़ाने की कोई भी आदत नहीं है। तुम्हें इतना ही शौक है तो जाकर शौक से मरो। अब सीन अगले दिन टाइगर बॉक्सिंग जिम का होता है, जहाँ टाइगर बॉक्सिंग जिम के सभी डिसाइपल्स इस फाइट को देखने आ रहे थे। वहीं बाहर कुछ लोग कहते हैं मैंने सुना है एक लड़का हू टियानजाओ को चैलेंज करने के लिए यहाँ पर आ रहा है, तो दूसरा लड़का कहता है लगता है वो काफी ज्यादा एरोगेंट होगा जो उसने सीधे एक मॉन्स्टर को चैलेंज कर दिया, उसने अपनी एक भी फाइट को कभी नहीं हारा। फिर सीन टाइगर बॉक्सिंग जिम के हॉल का होता है जहाँ उनके हेड मास्टर आ चुके थे। सभी लोग ये देखकर बोलते हैं लॉन्गशिंग सिटी के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉक्सिंग मास्टर हेड मास्टर हू टियानजाओ आपका स्वागत है। हू टियानजाओ अंदर आते ही गेट पर एक बहुत बड़ी दीवार गिरा देता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कई सारे डिसाइपल्स उसके नीचे आते आते बच जाते हैं, पर साथ ही वो लोग ये सोचते हैं कि आखिर उन लोगों ने गेट को ब्लॉक क्यों कर दिया, आखिर हेड मास्टर करना क्या चाहते हैं। और बाहर खड़े डिसाइपल्स भी ये सोचते हैं और उन लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं। पर अंदर हॉल में हू टियानजाओ हंसते हुए उन लोगों से कहता है तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बस उस चैलेंजर के लिए एक टेस्ट है, अगर वो इसे पास कर लेता है तो उसके पास क्वालिफिकेशन है कि वो मुझसे लड़ सकता है। मैं एक फेयर फाइट चाहता हूँ, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि कोई भी मुंह उठाकर यहाँ पर मुझे चैलेंज करने के लिए आ जाएगा। तो सभी डिसाइपल हू टियानजाओ की इस बात को एग्री करते हैं और आगे कहते हैं अगर वो चैलेंजर इनसे लड़ने के काबिल नहीं है तो वो इनके सामने आकर खड़ा भी नहीं हो सकता। वैसे भी इस दीवार का वजन 800 किलोग्राम है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कैसे भी कर अंदर आ पाएगा। फिर एक दूसरे डिसाइपल कहता है इस दीवार में नीचे से कुत्तों के अंदर आने का रास्ता बना हुआ है। सभी लोगों को ऐसा लगता है कि वो नीचे से क्राउल करते हुए आएगा, जिससे उसके यहाँ पर आते ही उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। पर तभी वो की गेट के पीछे से आवाज आती है और फिर वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि हमारे माचो मैन मो ने उस 800 किलोग्राम की दीवार को एक ही हाथ से उठाया हुआ था। मो उन लोगों को अंदर देखकर पूछता है आखिर तुम लोग अंदर कैसे आए। सभी मो को इस तरीके से देखकर काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हैं और सोचते हैं आखिर इस लड़के ने ऐसा कैसे कर दिया। फिर मो आराम से उस दीवार को नीचे रख देता है और बोलता है अगर ये दीवार गलती से किसी पर गिर गई तो वो तो तुरंत ही मारा जाएगा। हू टियानजाओ ताली बजाते हुए मुझसे कहता है तुम सच में मुझसे लड़ने के काबिल हो, पर हमारी लड़ाई शुरू होने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुमने अपने अजीब से मेथड से मेरे डिसाइपल्स को काफी ज्यादा बुरी तरीके से पीटा था, आखिर तुम हमारे टाइगर बॉक्सिंग जिम के लिए इतनी ज्यादा नफरत क्यों रखते हो। ये सुनकर सभी लोग सोचते हैं कि वो इस तरीके का इंसान है, जो सोचकर सभी वो के लिए अपनी राय रखने लगते हैं और सब लोगों के दिल में उसके लिए नफरत पैदा होने लगती है। हू टियानजाओ ये देखकर सोचता है मेरा पहला प्लान काम कर रहा है, सभी लोगों के दिल में इसके लिए नफरत पैदा होने लगी है। पर वो उससे कहता है मैं तुम्हारे लिए कोई भी नफरत नहीं रखता, पर बाहर जाकर तुम्हारे डिसाइपल्स टाइगर बॉक्सिंग जिम का नाम इस्तेमाल करके लोगों को परेशान करते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, इसलिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ जिससे तुम इन लोगों को रोक सको। जिस लेवल पर तुम हो तुम अपने डिसाइपल्स को आसानी से रोक सकते हो, पर यहाँ कर मुझे ऐसा लगता है तुम लोगों को जबरदस्ती डिसिप्लिन सिखाना होगा। ये सुनकर हू टियानजाओ जोर जोर से हंसते हुए मुझसे कहता है तुम हम लोगों को जबरदस्ती डिसिप्लिन सिखाना चाहते हो, सच में मैं देखना चाहूंगा अगर तुम यहाँ पर किसी एक को भी जबरदस्ती डिसिप्लिन सिखा सको। फिर हू टियानजाओ आगे बोलता है मैं मानता हूँ तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा ताकत है, पर इतनी स्ट्रेंथ काफी नहीं है मुझे डराने के लिए। मैं तुम्हें दिखाता हूँ रियल स्किल और पावर क्या होती है, जो तुम्हें भी बड़े आसानी से तबाह कर देगी। यहाँ हम में से एक विनर होगा और एक लूजर। जो बोलकर हू टियानजाओ मुंह पर अटैक करने के लिए आगे आता है। ये देखकर वो अपने मन में सोचता है मैंने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है, मुझे इस फाइट का फायदा उठाते हुए मुझे अपनी नई ताकतों को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तभी हू टियानजाओ मुंह को पंच करता है जिससे वहाँ पर कई सारी एनर्जी जनरेट होती है। ये देखकर सभी सोचते हैं ये बॉक्सिंग स्टाइल बिल्कुल टाइगर की तरह है, सच में बहुत ज्यादा डरावनी। पर सामने मुंह अपने हाथों को बस फोल्ड करके इसे ब्लॉक कर लेता है। तभी हू टियानजाओ नीचे से फिर से मुंह पर अटैक करता है, पर वो इसको हवा में ही फ्लिप करके इसे डॉज कर लेता है। इससे सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं इस लड़के
मैंने हवा में ही इसको डॉज कैसे कर लिया। पर अब हेडमास्टर इसे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं देने वाले। हुटियानजाओ रेगुलर मुंह पर कई सारे पंचेस की बारिश कर रहा था, पर मुंह बड़ी आसानी से उन सबसे बच पा रहा था। हुटियानजाओ भी इससे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, लड़के तुम्हारे पास सच में कुछ स्किल्स है, पर मुझे हराने के लिए ये काफी नहीं है, तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। पर साथ ही हुटियानजाओ अपने मन में सोचता है, भले ये कैसा भी हो पर मुझे ज्यादा केयरलेस नहीं होना चाहिए, ये भीड़ की खाल में भेड़िया भी हो सकता है, इसने कुछ टेक्निक्स बात के लिए जरूर बचा कर रखी होगी। तभी मुंह हुटियानजाओ का पंच अपने ही हाथ से रोक लेता है, जिससे सभी में खलबली मच जाती है और सभी इसे एक चमत्कार की तरह देखने लगते हैं, क्योंकि ये सब उन लोगों ने पहली बार देखा था। और हुटियानजाओ भी अपने मन में सोचता है, पूरी लोशी सिटी में ज्यादा ऐसे लोग नहीं है जो मेरा पंच रोक सके, आखिर वो लोग ने ये किससे पंगा ले लिया है। फिर हुटियानजाओ आगे सोचता है, अगर ये हमारे सेक्ट में होता तो शायद ये हमारे सेक्ट के लिए काफी ज्यादा बड़ी हेल्प हो सकता था। फिर हुटियानजाओ मुझसे कहता है, लड़के तुम्हारे अंदर सच में काफी ज्यादा टैलेंट है और मैं हर एक टैलेंट की काफी ज्यादा प्रशंसा करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें हमारे टाइगर बॉक्सिंग जिम के हॉल को ज्वाइन करने का ऑफर देता हूँ। पर आपको क्या लगता है, वो इन लोगों को ज्वाइन कर सकता है? सीधी सी बात है, वो हुटियानजाओ के मुंह पर मना कर देता है और हुटियानजाओ से आगे बोलता है, अब मैं समझ चुका हूँ तुम सभी बहुत बड़े कमीने हो, एक के बाद एक, सब बहुत बड़े कमीने हैं, पर मैं तुमसे ये जानना चाहूंगा, क्या तुम्हारे अलावा भी कोई और है जिसके पास इतनी स्ट्रेंथ है, या मुझे सिर्फ तुमसे लड़ना होगा? पर हुटियानजाओ गुस्से में मुंह से बोलता है, तुम एरोगेंट लड़के, मैंने तुम पर दया करी पर तुमने उसे नकार दिया, अगर तुम इस ऑफर को नहीं चाहते तो तुम्हें मरना होगा, अपने अंदर की सारी पसलियों को फील कर लो, क्योंकि अब मैं उन सबको बाहर निकालने वाला हूँ। जो बोलकर हुटियानजाओ मुंह पर एक जोरदार पंच करता है, जिससे वहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी वेव्स निकलती है। सभी ये देखकर सोचते हैं ये हेडमास्टर की इंस्टेंट किल टेक्निक है, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। इन दोनों के बीच में स्ट्रेंथ गैप बहुत ज्यादा है, इस फाइट का आउटकम पहले से ही तय है। और सामने हुटियानजाओ मुंह से बोलता है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर लड़के हो, पर अब मुझे लगने लगा है कि मुझे इस टेक्निक को दिखाने के लिए ज्यादा नहीं सोचना चाहिए था। तभी हुटियानजाओ के ग्लव्स में से बहुत मोटी लोही की स्पाइस निकल कर आती है, जिनसे मुंह का हाथ घायल हो जाता है और मुंह भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसने ये सोचा नहीं था कि हुटियानजाओ इतना ज्यादा कमीना होगा कि वो फाइट के बीच में वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। फिर हुटियानजाओ मुंह से बोलता है, हार मान लो, मेरे सामने जो कर दिया कि भीख मांगो। पर वो सीरियस हो चुका था और वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है, मैं तुम्हें सुधरने का एक मौका देना चाहता था, पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि इस टाइगर बॉक्सिंग जिम के होने का कोई भी रीजन नहीं है, इसलिए इसे तबाह कर देना चाहिए। जो बोलकर वो गुस्से में हुटियानजाओ पर अटैक करता है। हुटियानजाओ ये देखकर सोचता है, मुझे लगा था कि कुछ गड़बड़ है, पर बस मुझे तुम्हारे थकने का वेट करना है, उसके बाद काउंटर अटैक कर मैं तुम्हें हरा दूंगा। पर तभी हुटियानजाओ को मुंह का पंच लगता है, जिससे उसके हाथ की हड्डियां टूट जाती है और फिर मुंह की थोड़ी और ताकत लगाने पर हुटियानजाओ के दोनों हाथ टूट जाते हैं और वो दर्द में किरकिरा रहा होता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। और सभी डिसाइबल्स ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और साथ ही बोलते हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है, इस लड़के ने एक ही हिट से हेडमास्टर हुटियानजाओ को नॉक आउट कर दिया और साथ ही उनके दोनों हाथ भी टूट चुके हैं। फिर वो जोर से चिल्लाते हुए उन सबसे कहता है, आज से और अभी से ये टाइगर बॉक्सिंग हॉल पूरी तरह से खत्म होता है, अगर कोई भी बाहर जाकर अपनी ताकत से दूसरों को परेशान करने की कोशिश करता है या कोई गलत काम करने की कोशिश करता है, वो तुम अपने रिस्क पर करना। जो बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है और टाइगर बॉक्सिंग जिम का खत्म होने का सुनकर वहाँ के सभी डिसाइबल बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म